नमस्कार, एवर इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र सिरोलिया। आज हम बात कर रहे हैं लगभग यूं कहूं कि तिजारा विधानसभा में आपने होर्डिंग तो बहुत देखे होंगे, उनमें से एक होर्डिंग रामवीर साहबादी जी का भी है। संभावित के तौर पर आज हम बात कर रहे हैं। संभावित के दो मतलब है, मैं अक्सर हर बार बताता हूं कि संभावित टिकट की लाइन में टिकटार्थी संभावित हो सकते हैं, या यूं कहें कि टिकट के संभावित हो सकते हैं जिनके हिस्से में टिकट आ सकती है। दूसरा, अगर सब कुछ अच्छा रहा तो हमारे तिजारा के भावी विधायक हो सकते हैं, इसलिए हम संभावित विधायक भी कह सकते हैं। आज हम बात करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से कि आखिर रामवीर साहबादी जी कौन हैं, कहाँ से आते हैं, क्या इनका एम है, क्यों तिजारा में राजनीति कर रहे हैं। क्योंकि राजनीति करना आज के दिन कोई हल्की बात नहीं रह गई है। खर्चा भी लगता है, समय भी लगता है, और आज के टाइम में किसी के पास समय नहीं है। रामवीर साहबादी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एवर इंडिया में। आज हम बात करेंगे, हम हो हल्ले की कोई बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे सिर्फ आपका बैकग्राउंड क्या है। क्या कोई राजनीति बैकग्राउंड से आप आते हैं, जो कहीं आपके रक्त में राजनीति हो, या कहीं आप तिजारा देखा आपने। क्योंकि दिल्ली एनसीआर का मैं सुनता हूँ, लगभग लोगों में ये चर्चा रहती है कि दिल्ली एनसीआर के लोगों की ज़मीन बिक गई और तिजारा में आकर फार्म हाउस बना लिए और आज राजनीति में इंटरफेयर कर रहे हैं। तो मैं बात करूंगा आपसे कि क्या तिजारा खाली जगह नजर आया तो आपने इंटरफेयर किया, तो आप यहाँ पर आए, राजनीति में आए हैं, या वास्तव में तिजारा में कुछ ऐसा आपके साथ हुआ जो आपको लगा कि अगर यहाँ की राजनीति के लोग या यहाँ के लोग नहीं बदल पाते हैं तो मैं इन बदलने की कोशिश करता हूँ। आपको तिजारा में कोई कमी नजर आई, तिजारा में कोई टीस नजर आई, या आपके साथ कुछ ऐसा घटा कि आपको लगा कि तिजारा के लोग या तिजारा के नेता इसको कामयाब नहीं कर पा रहे हैं, सक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या आपका प्लान है, कैसे आप आए, और क्या आपका बैकग्राउंड है, और सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि रामवीर साहबादी जी कहाँ से आते हैं। स्वागत है। सभी को नमस्कार। आपके दर्शकों को मेरी तरफ मेरा राम राम। मैं मूलतः जो मेरा पेरेंटल गांव है वो पचगांव पड़ता है। नेशनल हाईवे नंबर 8 पे ही है। यहाँ से अपना 14 किलोमीटर अंदर है अपने हरियाणा में। मेरे फादर ने 89 में यहाँ पे, जब हम 10 साल के थे तो यहाँ पे ज़मीन ले ली थी। फिर पढ़ाई के दौरान में राजनीति में हल्का माड़ा कुछ पॉलिटिकल लोगों में, मेरे परिवार का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल लोगों में मेरा हल्का माड़ा बैठना उठना हो गया, वो भी हरियाणा में। 98 में जब मैंने +2 पास की, फर्स्ट ईयर में गया, तो मैं भिवाड़ी में मैं फादर को बोला कि मुझे कोई काम करना है और मैं काम करूँगा खुद का, नौकरी नहीं करनी मुझे, तो मैं आगे पढ़ूंगा भी नहीं। मैं पढ़ा भी नहीं, और भिवाड़ी में मैंने एक ट्रैवल एजेंसी बनाई 1998 में। जब मैंने होश संभाला, यानी कि मैं जवानी में कदम रखा, तब हाउसिंग बोर्ड में मेरा दफ्तर होता था, और मैंने यहाँ से अपने काम की शुरुआत की, राजनीति की नहीं, काम की शुरुआत की। उसके बाद 2002 तक आते आते वो काम मेरा छूट सा गया, और क्योंकि मैं नया भी था और तजुर्बा भी कम था, तो उसमें मुझे काफ़ी घाटा भी रहा और मैंने वो काम को छोड़ दिया। उसके बाद में भिवाड़ी से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टिविटी हो गई। मेरा जो मूलतः गांव है, वहाँ की बहुत ज़्यादा रिश्तेदारियाँ मेरी तिजारा कॉन्स्टिट्यूंसी में है, तो लोगों से बहुत ज़्यादा जुड़ाव भी हो गया। जुड़ाव होने के बाद 2002 में मैंने काम रियल एस्टेट का शुरू किया, प्रॉपर्टी का काम किया, और मैक्सिमम जो काम मेरा रहा वो तिजारा तहसील का। इसी एरिए में मैंने सैकड़ों बीघे ज़मीनों के सौदे किए, ज़मीनें खरीदी और कंपनियों को सेल की, या किसी जमींदार ने ली, तो मतलब काम किया और साफ़ सुथरा काम किया। आज तक कोई किसी भी तरीके की कोई उंगली मेरे ऊपर नहीं उठा सकता मेरे व्यापार को लेकर के। तो जब मैं काम करता था तो काफ़ी सामाजिक संगठन भी मेरे से जुड़े। किसी की पीड़ाएं होती थी, किसी को मंदिर में काम मेरी ज़रूरत पड़ी, किसी को गुरुद्वारे में मेरी ज़रूरत पड़ी, किसी को कोई और सार्वजनिक काम में मेरी ज़रूरत पड़ी, किसी को गरीब कोई शादियों में कोई काम पड़ी। तो उस समय मेरा कोई राजनीतिक विषय भी नहीं था, ना ही मेरी 2003 में उम्र थी मेरी विधानसभा चुनाव लड़ने की। लेकिन कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो गई थी तिजारा में। और बात व्यापार की आई कि भाई हरियाणा के हैं, मेरे ऊपर भी काफ़ी आरोप लगते कि अपनी ज़मीन बेच करके वो यहाँ पे आ गए। लेकिन मैं शुद्ध रूप से जिम्मेवारी के साथ आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि एक गज भी ज़मीन मेरे फादर की हमने नहीं बेची और ना ही बिकी है। जितनी हमारी थी वो है। और हम बहुत बड़े जमींदार परिवार से आते नहीं थे। हमारे फादर
4 भाई है, सारे नौकरी में थे और अनएजुकेटेड परिवार नहीं था, एजुकेटेड परिवार था, शालीन परिवार था। हमें संस्कार अच्छे हमारे दादा परदादा और बाप से माँ से परिवार से मिले, उसी को फॉलो करते हुए हमने अपना काम शुरू किया। और सामाजिक व्यवस्थाएं, मेरे नाना लगभग 5 योजना सरपंच रहे, बिलाड़ी और रामपुर कोटकासिम में पढ़ते हैं, अमर सिंह उनका नाम था। तो जब मैं छोटा था तो वहाँ था, तो मैं देखता था कि वहाँ सैकड़ों लोग बैठे रहते थे। तो मेरी भी रुचि बचपन से ही सार्वजनिक व्यवस्थाओं में बढ़ी कि मैं नाना के घर आता था तो वहाँ मैं जब 8 साल का था तो मुझे दिन में 10 हुक्के तो मुझे भरने पड़ जाते थे। तो वहाँ ऐसी व्यवस्था थी, तो मेरा भी उस तरफ लगाव बढ़ा। और 2003 का जब यहाँ इलेक्शन हुआ तो किरण यादव जी ने यहाँ से चुनाव लड़ा बीजेपी से, और चुनाव लड़ने के बाद वो यहाँ से चली गई। चुनाव के बाद उन्होंने यहाँ मुंह नहीं फेरा। रामेश जी भी अलवर रहते थे, रामेश जी का भी यहाँ रहना नहीं होता था, और मैंने यहाँ पे जगह बना ली थी। तब मेरे काफ़ी सैकड़ों लोगों की तादाद में साथियों ने ये कहा कि भाई अपने को कुछ समाज सुधार के काम के साथ में अगर मजबूत प्लेटफॉर्म चाहिए तो अपने को राजनीति करनी चाहिए। और 2004 में हमने मन बनाया कि हम राजनीति करेंगे, लेकिन भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त, तकलीफ मुक्त, और नेता और जनता के बीच की जो खाई उसको खत्म करने की राजनीति करेंगे। सब नेता की उपलब्धता आसानी से कैसे हो, ये हमारा टारगेट रहा। और उसी टारगेट को लेकर के हम सब साथी लोगों ने मीटिंग करके, क्योंकि किरण जी यहाँ से लड़ी और लड़के चली गई, रामेश जी भी अलवर रहते थे, इतने ज़्यादा एक्टिव क्षेत्र में नहीं रहते थे, सच्चाई जो बात है। और माननीय जगमाल जी ताकतवर नेता थे, जगमाल जी ने यहाँ से 3 बार विधान नेतृत्व किया, मंत्री भी रहे, और उनकी तबीयत थोड़ी नासाज रहने लग गई थी। तो मेरा अपना मन था, हालांकि उनके बच्चे भी राजनीति में थे, लेकिन मेरा अपना मन था कि मैं अपनी जगह बना सकता हूँ और मुझे अच्छा काम करना है, मेरी मेहनत रहेगी। तो जगमाल जी के बेटे हैं, उनके पास राजनीतिक प्लेटफॉर्म तो है, लेकिन मैं भी उनके बराबर का हूँ तो मैं भी कर सकता हूँ। तो मैंने उस जगह को चुना, और तभी से लगातार आज खूब आप पत्रकार हैं, 20 साल से देख भी रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे, और मैं कंटिन्यू उसी हिसाब से काम करने में लगा हूँ। शाहबादी जी, एक बहुत कड़वा सवाल है, लगभग ये लोगों में चर्चा रहती है, आम समाज में चर्चाएं होती है कि सबसे बड़ा जो दाग है, नो डाउट आपने जो भी बातें की, आपके विचार हमने पहले भी सुने हैं, हम भी लंबे टाइम से पत्रकारिता में हैं, तो आपके विचार आते रहते हैं। आपकी नीयत तिजारा को लेकर साफ है, आपके मंसूबे अच्छे हैं, आपके जो टारगेट हैं, आपका जो फोकस है वो अच्छा है, लेकिन यहाँ आप कहीं भी चले जाइए, राजनीति के क्षेत्र में एक सबसे बड़ा दाग होता है बाहरी का। बाहरी का जो मुद्दा है वो कितना बड़ा है। बेशक आपने कहा कि आप लंबे टाइम से यहाँ सक्रिय हैं, आप युवावस्था में ही तिजारा भिवाड़ी में सक्रिय हो गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी बैकग्राउंड को देखा जाता है, हमारे समाज में बैकग्राउंड को देखकर कहा जाता है कि खानदान क्या है, कहाँ से आता है। अक्सर हम बच्चों का रिश्ता भी करने जाते हैं तो भी हम इस बात को देखते हैं, यहाँ भी वही बातें एक लागू होती है कि आप कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं। जो ये एक लोगों के मन में जो एक ही सवाल है, इसको आप कैसे धो पाएंगे? देखिए, जैसे हम कह रहे हैं कि हम कोई रिश्ता बाड़ी करते हैं तो भी हम खानदान देखते हैं, तो खानदान देखते हैं, बॉर्डर की सरहद नहीं देखते। खानदान हरियाणा में अच्छा खानदान है तो उसमें हम शादी करते हैं ना, मैं अच्छे खानदान से आता हूँ, पहली बात। तो दूसरा, जो आदमी आज हमारा देश मूलतः हमारे देश का नागरिक कहाँ का प्रधानमंत्री है, आज महाराष्ट्र में जाइए, 18 एमएलए राजस्थान के हैं, 18 एमएलए राजस्थान के रहने वाले। दूसरी बात, बाहर की और बता देता हूँ, माननीय डॉक्टर जसवंत जी हैं, एमएलए कहाँ से बनते हैं, पैरोड से, रहने वाले हैं सिलपटा के, वो भी बाहर के हैं, वो भी बाहर के हैं। माननीय एम सिंह बडाना जी कहाँ से एमएलए बनते हैं, थानागाजी से, रहने वाले कहाँ के हैं, किशनगढ़ के, बघेरी के। माननीय रामेश जी एमएलए कहाँ से बनते हैं, किशनगढ़ से, रहने वाले कहाँ के हैं, तिजारा के। माननीय रामकिशन मेघवाल जी कहाँ से एमएलए चुनाव लड़ते हैं, ग्रामीण से, रहने वाले कहाँ के हैं, तिजारा के। आप एक मतलब मेरे ऊपर अकेले पे नहीं है, ठीक है।
इस तहसील में नहीं, बल्कि इस राजस्थान के पूरे अनुकूल प्रतिकूल व्यवस्था नहीं है। ये तो राजनीतिक नारे होते हैं। जो आदमी जहाँ काम करता है वो वहाँ पे लड़ेगा और वो वहाँ पे चुनाव भी जीतेगा। और नारा कितना मजबूत हो सकता है ये मैंने मेरे जिला परिषद के चुनाव में, क्योंकि छोटे चुनाव तो व्यक्ति विशेष के भी हो जाते हैं, आप भी समझ सकते हो। और ऐसा नहीं है कि मेरे लिए प्रतिकूल व्यवस्था नहीं थी, मेरे लिए उस चुनाव में बड़ी प्रतिकूल व्यवस्थाएं थी, प्रतिकूल परिस्थितियां तैयार कर दी थी, प्लेटफॉर्म बहुत टफ था। लेकिन लोगों ने मेरी 20 साल की मेहनत, त्याग, तपस्या के ऊपर मोहर लगाई और मेरी इंसानियत पे मोहर लगाई। और जैसा आपने बताया, खानदान तो पचगांव 15 किलोमीटर दूर है, लंबा दूर है नहीं। तो मैं हर गांव में ऐसा कोई गांव नहीं मिलेगा जिसमें कहीं 10 रिश्तेदारी ना हो। तो मेरे खानदान के बारे में भी लोगों को पता ही होगा, है ना। तो ये बाहर का और भीतर का वाला तो कोई नारा ही नहीं है। विजन, व्यवस्था, आपके व्यवहार, आपके संस्कार, आपके विचार, ये राजनीति में आज मूलतः, और युवा वर्ग महत्वपूर्ण है, ये काम महत्वपूर्ण है। भ्रष्टाचारी लोगों को नहीं चाहिए, जो लोगों का वोट ले फिर उस वोट को बेच दे, लोग ईमान बेचे, वो लोगों को बिल्कुल वो नहीं है। मैं एक बात का वादा करता हूं, मैं क्या बनूंगा क्या नहीं बनूंगा भविष्य के गर्भ में है, लेकिन ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि बुराई और मैं दोनों इकट्ठे नहीं रहेंगे। यहाँ जो परिस्थिति, जिस तरीके की भ्रष्टाचारी तकलीफें आज आम जन को हो रही है, उसको जड़ से मिटाएंगे, बेरोजगारी को जड़ से खत्म करेंगे। रामवीर जी का ये वो एम है, वो टारगेट है कि कम से कम तिजारा में जो है वो भ्रष्टाचार नहीं रहेगा। बाहरी की बात जो रणबीर जी ने उदाहरण दिए, बहुत अच्छी बात है। अगर हम बात करें जैसे कि एक खानदान को लेकर शब्द आया, खानदान जब हम रिश्ता करते हैं तो रिश्ते के तौर पर हम जब बात करते हैं, जब हमारी रिश्तेदारियां हरियाणा के क्षेत्र में है, हरियाणा के क्षेत्र में जब हमारी बातें रिश्ते तक तय हो सकती है, और रिश्ते के मामले में खानदान को इसलिए देखा जाता है कि हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। लेकिन तिजारा विधानसभा को लेकर जब बात चल रही है तो लगभग ये मान के चलिए कि जब तिजारा के भविष्य की हम बात कर रहे हैं तो खानदान देखना जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम बच्चों के भविष्य की बात करते हैं, रिश्ते की बात करते हैं, तब हम खानदान की बात करते हैं। हालांकि किसी को ये सवाल अटपटा भी लग सकता है, पर्सनल भी लग सकता है, लेकिन जब हम बच्चों के भविष्य की बात करते हैं, बच्चों का रिश्ता करने जाते हैं, जब हम खानदान की बात करते हैं, क्योंकि उनके भविष्य की बात है, यहाँ भी तिजारा विधानसभा के भविष्य की बात है, क्यों ना खानदान देखा जाए। खानदान मीन्स बैकग्राउंड देखा जाए, यहाँ मेरी बात से अलग कोई मतलब ना निकाला जाए, सिर्फ बैकग्राउंड देखा जाए, जिनके नेतृत्व की क्षमता हो, जिनमें नेतृत्व इस तरह का हो कि वो अपने नेतृत्व में एक भविष्य अच्छा दे सकते हैं। बाहरी का नारा हो सकता है, जब हम रिश्तेदारी बाहरी से करते हैं तो एक बार मौका दिया जाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। बाकी लोकतंत्र में कहा जाता है कि जनता ही जनार्दन है। यादव साहब, आपने एक बात की कि पिछले चुनाव में आपका जो माहौल था, जहां तक मेरी जानकारी है, आपका वो चुनाव इतना आसान नहीं था। और जहां तक बेशक पार्टी के लेवल पे आप उस बात को शायद एक्सेप्ट भी ना करें, चाहे आप उसको माने भी नहीं, लेकिन कड़वी सच्चाई है, आपकी पार्टी का एक बहुत बड़ा धड़ा आपके खिलाफ था। आपको जो टिकट दिया गया उसमें भी नाराजगी थी। लेकिन अब तो एक विधानसभा के चुनाव की बात है, आप कैसे इसको पार करेंगे, कैसे आप टिकट तक पहुंचेंगे, कैसे आप तिजारा विधानसभा में नेतृत्व मजबूत करेंगे? देखिए, ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि टिकट में मेरा विरोध कर रहे थे लोग, मेरा विरोध नहीं कर रहे थे। हर नेता जो पॉलिटिक्स में सक्रिय है, जो जनप्रतिनिधि रहे हैं, जो चुनाव लड़े हैं, वो लोग अपने कार्यकर्ताओं को टिकट दिलाना चाहते हैं। और मास्टर मामन जी ने, रामेश जी ने, संदीप दाइमा जी ने, सभी लोगों ने अपने अपने कार्यकर्ताओं को टिकट दिलाने का प्रयास किया। तो आप उसको दो रूप में देख सकते हैं कि मेरा विरोध किया, या ये कह सकते हैं कि वो अपने कार्यकर्ता को टिकट दिलाना चाहते थे। तो मैं उसको ये देखता हूँ कि वो अपने कार्यकर्ता को टिकट दिलाना चाहते थे। टिकट एक था, और मैं भारतीय जनता पार्टी में पुराने समय से संगठन में सक्रिय हूँ, पुराने समय से काम कर रहा हूँ, और मैं जीतने में कैपेबल पार्टी को लगता था, तो पार्टी ने मुझे टिकट दिया, और पार्टी ने मुझे जिला प्रमुख का चुनाव भी लड़ाया। परिस्थितिवश हम कामयाब नहीं हो पाए, हमारे संख्या बल जो था वो कम था, लेकिन पार्टी ने हमारे अंदर जिला परिषद का भी हमारे अंदर क्षमता देखी, और प्रमुख के लिए भी हमारे अंदर क्षमता देखी,
और रही बात जिला परिषद के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को जिला परिषद के टिकट दिलाने तक का था, बाद में कोई मेरे खिलाफ नहीं था, ना मेरे चुनाव में कोई खिलाफ था। मैं 6,000 मतों के मार्जिन से चुनाव जीता हूँ, तो ना तो कोई बाहर वाला नारा था। अगर बाहर वाला नारा होता तो 6,000 मतों से कैसे जीता, और नेता खिलाफ होते तो भी ये लोकल चुनाव नहीं जीतना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पार्टी में टिकट की व्यवस्था तक सभी लोग अपने कार्यकर्ताओं को दिलाना चाहते हैं, और एक को मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी का परिवार जो है सबके साथ काम करता है, और मैं चुनाव जीता। दूसरा, मैं आपको एक बात और बताऊं कि मेरे को जो वोट दिया गया, ये तय करके दिया गया कि भाई किस परिवार से आता है और कैसे परिवार से आता है ना। मेरे खानदान को भी देखा गया होगा, क्योंकि इतने वर्षों में, और मेरे कांग्रेस से लड़ने वाले, बसपा से लड़ने वाले लोगों भी मेरे पास बैठने वाले लोग थे, उन्होंने मेरे खानदान के बारे में पता भी होगा। तो वो सबसे पहले, अगर मैं कहीं गलत होता तो टारगेट मेरे खानदान को भी करते, मेरे ऊपर जो दाग होता वो मेरे दाग को भी चर्चा में आता। और जो कांग्रेस का प्रत्याशी मेरे सामने लड़ रहा था, वो तो 20 साल से मेरा रिश्तेदार भी, और 20 साल से मेरे साथ काम करता था, तो उसको तो मेरे अच्छे और बुरे का सब कुछ पता था। अगर मैं बुरा होता तो सबसे पहले तो वही उसको टारगेट करता। तो मैं कहीं गलत नहीं था, गलत का मैं साथी भी नहीं हूँ, गलत काम करता भी नहीं हूँ। रहा ये कि मेरा जो मुद्दा है वो कठोर है। कठोर ये कि जो काम आज से पहले नहीं कर पाए, क्योंकि मैं काम मानता हूँ, अभी माननीय विधायक जी ने अस्पताल भी बने, स्कूल कॉलेज भी बने, सब चीज़ें हुई हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि काम नहीं हुए, अच्छे काम उनके हम सराहना भी करेंगे, क्योंकि हम राजनीति में काम ढूंढेंगे, काम में राजनीति नहीं ढूंढेंगे। हम राजनीति में अगर विधायक कोई अच्छा काम करेगा तो उसके लिए हम उसको साधुवाद देंगे। अच्छे काम हुए भी हैं, ऐसा नहीं हुआ है। हाँ, उनका अगर नहीं हुआ ऐसा बिल्कुल जीरो नहीं कर सकते हम उनका, लेकिन उनका कार्यकाल कुछ लोगों से घिरा रहा, उनका कार्यकाल गलत लोगों से घिरा रहा, उनका कार्यकाल भ्रष्टाचारी की नींव पे मजबूत खड़ा रहा, उनका क्षेत्रीय में निष्क्रियता बहुत बड़ी रही। जो उनके कार्यकर्ताओं ने कह दिया, उनके रिश्तेदारों ने कह दिया, उस बात को फूल चढ़ा दिए गए, तो वो कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं कम रही, और भ्रष्टाचारी बहुत चरम सीमा पर रही। हो सकता है कुछ वो कम भी हो, वो खुद कम हो, लेकिन अफसरों ने तो इतनी अत्याचार किए हैं जिसकी कोई कल्पना आप कर नहीं सकते हो। बिजली विभाग लोग, जितने भी डिपार्टमेंट यहाँ पे हैं, आप आम आदमी से जाकर के पूछ लिए। मैं नेता हूँ, मैं विरोध करूंगा, मेरा हक है, अधिकार है विरोध करने का, लेकिन आप आम जन से पूछ सकते हैं। मेरा विजन शुद्ध रूप से, क्योंकि 100 रुपये निकल आए और 40 रुपये निकल लग रहे हैं, 10% तो माननीय विधायक लेता है, हमारा सरपंच। किसी सरपंच से जाकर के आचार संहिता लगने के बाद आप जाकर के पूछ लेना, 10% तो माननीय विधायक को चला जाता है, 14% आप सरपंच का निकल जाता है, 24%, 10% में अफसर हो जाते हैं, 34%, 15% जो काम करेगा ठेकेदार वो भी बचाता होगा। 100 रुपये का 50 रुपये लग रहा है, बिल्कुल शुद्ध रूप से आप जाकर के कंफर्म कर लीजिए। आपने जो ये रेशो बताया, ये रेशो आज तय हुआ है या ये परिपाटी चली आ रही है? देखिए, मैं अपने व्यक्तिगत तौर पे कह सकता हूं कि जो खुलेआम उजागर हुआ है वो आज हुआ है। जगमाल जी जब एमएलए थे तब मैं ये परिस्थिति के बारे में कह नहीं सकता, और थी या नहीं थी, लेकिन मैंने किसी से नहीं सुना, और सुनी बातों पे मैं विश्वास भी नहीं करूंगा। और वो अब स्वर्ग में है, और उन्होंने अच्छे क्षेत्र के लिए काम किया है, अच्छा क्षेत्र का नेतृत्व किया है, और वो अब, हम इस कलयुग में बैठे हैं, वो स्वर्ग में चले गए। उनके बारे में गलत कहना तो सवाल ही पैदा नहीं होता है ना, ये हमारे संस्कार में और उसमें नहीं है, और वो गलत कहीं थे भी नहीं। अगर गलत होते तो 3-3 बार लोग उनको विधायक नहीं बनाते, है ना। वो अच्छा नेतृत्व करते थे, लेकिन उनमें जो नेतृत्व क्षमता थी वो परिवार के बच्चों में नहीं है ना। और दल कई ऐसे हो गए कि भाई जगह जगह चुनाव लड़ लिए गए, कभी किशनगढ़ लड़ लिए गए, कभी मुंडावर लड़ लिए गए, कभी तिजारा लड़ लिए गए, तो जगह एक जगह स्थिर नहीं रह पाए, तो वो भी कहीं ना कहीं लोगों को चुभता है, संभावना तलाशते हैं। हाँ, वो भी लोगों को चुभता है। और मैं तो एक बात कहता हूँ कि पार्टी कहीं भी करे, मेरा क्षेत्र, कर्म क्षेत्र तिजारा है, था, रहेगा, और जीवन भर यही काम करूँगा, यही जीऊँगा, यही मरूँगा। इसके अलावा दूसरा कोई सोच नहीं है, ना मुझे कोई व्यापार करना, ना मुझे कोई पैसे की आवश्यकता। दाल रोटी का आदमी हूँ, दाल रोटी मेरे पास भगवान ने दे रखी है, इस जन्म में दाल रोटी का मैंने अपनी व्यवस्था कर रखी है, फालतू फंड का मुझे कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये अटल प्रतिज्ञा है, जैसा कि साबादी जी ने कहा। साबादी जी बहुत कम लोग जानते होंगे, मेरा जो अरसा एक पत्रकारिता में रहा है, मैंने कुछ चीज़ें जो मेरी नज़रों से देखी, मैं उन पे बात करूंगा, मैं सुनी सुनाई बातों पे जिक्र नहीं करूंगा। एक, आप पचगावा से आते हैं, एक अरसा जो मुझे याद है आपका,
सबसे पहले आप बीजेपी में आते हैं, बीजेपी में सक्रिय राजस्थान में होते हैं, बीच में यहाँ की सरकारें बदल जाती है। आप पचगांव आपके गृह क्षेत्र में जाते हैं, वहाँ जनता दल यूनाइटेड में आप जाते हैं, जनता दल यूनाइटेड के पोस्टर फ्लैग्स लगे होते हैं। उसको छोड़कर फिर जब यहाँ राजनीति आपकी पार्टी की सक्रिय या बीजेपी की सक्रिय हो जाती है तो फिर आप राजस्थान में आते हैं। तो ये असमंजस या पसोपेश की स्थिति कैसे रही? उस समय तो नीतीश जी की पार्टी भी अलग थी, बीच में तो एनडीए में रहे, लेकिन उसके बाद में वो अलग भी रहे। ये परिस्थितियां कैसे बदलती रही? क्योंकि लोगों के मन में ये भी एक सवाल है, लेकिन ये उन लोगों के लिए सवाल है, आज के लोगों में सवाल नहीं है जो उस समय से आपको जानते हैं। देखिए, जब एक तो शरद यादव जी से हमारा पारिवारिक रिश्ता है, अब वो हमें छोड़ के चले गए, वो देश के कद्दावर नेता थे, गरीबों के मसीहा थे, वो उनसे हमारे पारिवारिक रिश्ते थे। और मेरे साथी उनके समधी हैं, वो हरियाणा में वहाँ से चुनाव लड़ना चाहते थे। लेकिन आपके पास आपकी जानकारी में मैं बता दूं कि जब मेरा कहीं होर्डिंग लगा तब भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू अलायंस में थी, अलग नहीं थी। आप होर्डिंग पोस्टर कुछ टाइम का निकाल लीजिए, उस टाइम का समय निकाल लीजिएगा, अगर समझौता भाजपा का ना रहा हो और उसके बाद मेरा कोई होर्डिंग पोस्टर लगा हो या उससे पहले कभी कोई होर्डिंग पोस्टर लगा हो तो मैं जिम्मेवारी के साथ कहता हूँ राजनीति छोड़ दूंगा। समझौते में थे, मेरी भारतीय जनता पार्टी में कभी जनता दल यू का सदस्य नहीं बना, ठीक। मेरा रिश्ते ऐसे रहे कि उनकी मैंने राजनीतिक भी मदद की, रैली जलसे में भी राव कमलवीर जी थे उनके समधी, हैं उनके समधी, उनसे उनकी मैंने मदद की। और मेरा जो होर्डिंग पोस्टर लगता था वो समर्थित भाजपा था, ना कि जनता दल यू। कह सकते हैं कि आप चाहे जनता दल यूनाइटेड में रहे, यूनाइटेड के पोस्टर पे दिखे, चाहे आप भारतीय जनता के पोस्टर पे दिखे, विचारधारा कहीं ना कहीं वही थी। विचारधारा की इस दुनिया में लड़ाई है। शाहबादी जी, आपने समय दिया, आपका बहुत धन्यवाद। मैं सिर्फ यही हमारा जो मकसद है आपसे, जो आपके साक्षात्कार का जो मकसद था वो ये है कि आने वाले टाइम में हम जिनको अपने संभावित के रूप में हम देख रहे हैं, क्या है, कहाँ से आते हैं, उनका प्रोफाइल क्या है, बायोडाटा क्या है, बाकी सारी बातें हो चुकी है। हमारा सिर्फ मकसद यही है, A1 इंडिया ये स्पष्ट करना चाहता है कि आप जिनको संभावित के रूप में देख पा रहे हैं वो क्या है। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने प्रयास किया कि जो रामवीर शाहबादी जी वो क्या है, कौन है, कहाँ से आते हैं। अब गेंद आपके पाले में है, आपको तय करना है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है। आपको तय करना है क्या शाहबादी जी हमारे विधानसभा में विधायक के तौर पर खरा उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं, क्या वो हमारे तिजारा को वाकई में आगे बढ़ाने में कामयाब रह पाएंगे, उनका विजन अच्छा है या उनके जो विचार हैं वो अच्छे हैं। मैं एक बिल्कुल आप बात जोड़ना चाहता हूँ, इजाज़त है? हाँ। क्या है जी, बेसिकली मेरा इतना लंबा अंतराल हो गया इस क्षेत्र में कि वास्तविक जो समस्या है उसकी पीड़ा को सिर्फ रामवीर शाहबादी समझता है, इस तिजारा की प्रत्येक गांव की। क्योंकि मैं आज 187 गांव में, प्रत्येक गांव में 25-25, 50-50 बार गया हूँ। मेवात में कैसे हरिजन भाई रहते हैं, मेवात में कैसे सरदार भाई रहते हैं, मेवात की परिस्थिति में कैसे अदर कुमाऊत समाज रहता है, खाती समाज रहता है, वो मैं भली भांति जानता हूँ। लोग चुनाव के 3 महीने पहले आते हैं, चाहे वो किसी भी दल के लोग हों, लेकिन उन 4.5 साल वो कोई कहीं भी नहीं दिखते। एक दिन रैली कर दी, एक दिन जिलसा कर दिया, वो लोगों से कनेक्टिविटी नहीं होती। कनेक्टिविटी रामवीर शाहबादी की है। आप किसी गांव में पूछिएगा, अगर मेरे की हर गांव में, हर समाज में, हर जाति में अगर मेरा कंट्रीब्यूशन ना मिले, मेरे साथी ना मिले, मेरे युवा साथी ना मिले, मेरे बुजुर्गों का मेरे ऊपर आशीर्वाद ना मिले, तो मैं आपको जो आप कहेंगे वो मैं सजा आपता हूँ। दूसरा, हम राजनीति वो नहीं करना चाहता। मैं सबसे पहला मेरा मुद्दा 1 अप्रैल को 2019 में यह शुरुआत की थी कि अब की बार हमारा युवा बेरोजगार नहीं रहेगा, और मैं बनूं या हमारी पार्टी का कोई और बने, भाजपा की सरकार बनी, पहले क्या रहा, किस कारण कोई नहीं कर पाया, नेता क्यों नहीं कर पाया, वो उसके विषय में नहीं जाऊंगा, वो भविष्य में भूतकाल हो गया। मैं अब की सत्र की बात कर रहा हूं, जो मैंने महसूस किया है। मैं यहाँ के लोकल बेरोजगारों को रोजगार दिला के रहूंगा, ये मेरा वादा है। अगर मैं इसमें सक्षम नहीं हुआ
तो मैं उस राजनीति को छोड़ दूंगा। मुझे विधायक पद अगर मैं बैठा रहा और मैं रोजगार नहीं दिला पाया, मैं ये नहीं कहता लगेंगे सारे यहाँ के, लेकिन एक अच्छा अनुपात हमारे यहाँ का रहेगा, एक अच्छी व्यवस्था हमारे यहाँ के बेरोजगारों के लिए रहेगी। यहाँ ड्राइवर 10 नौकरी कर रहे हैं तो 3 ड्राइवर हमारे करेंगे। ये नहीं कहता, क्योंकि हमारे देश, भारत पूरा अखंड भारत है, भारत का आदमी कहीं भी जाकर के काम कर सकता है, रोजगार कर रहा है। हम किसी को भगाने के वो नहीं है, क्योंकि लगभग 48 से 50 हज़ार तो बाहर के लोगों के हमारे यहाँ वोट है तिजारा विधानसभा में। अगर हम उनको बाहरी मानेंगे तो वो 50 हज़ार वोट अगर एक मन बना ले कि हमें वोट पोल नहीं करना, वोट ही पोल नहीं करना, तो हम कहाँ जाएंगे। तो हम उनके साथ में अन्याय नहीं कर सकते, उनके साथ भी न्याय होगा, और हमारे यहाँ के जो साथी हैं उनके साथ शुद्ध रूप से न्याय होगा। हर गांव से जितने बेरोजगार हैं, चाहे हमें घर से ढूंढ के लाने पड़े, क्योंकि लाखों लोग नौकरी कर रहे हैं, हमारे तो हजारों की संख्या में है। अगर 10,000 बच्चे नौकरी लग जाएं, आप एक बात सुनिए सुरेंद्र जी, 10,000 जहां 5 लाख आदमी नौकरी करता है, वहां 10,000 आदमी अगर हमारा लगागा तो क्या फैक्ट्री वाले मना करेंगे? आपको समन्वय बैठाना है, कुछ प्रेशर करने की जरूरत नहीं है, ऑर्डिनेशन लाने की जरूरत नहीं है, कानून बनाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं, आप इच्छा शक्ति है मेरी, मैं उनको कंपनियों में जा करके उनका CSR तो लूंगा नहीं, दलाली मुझे करनी नहीं। तो मेरा तो मुद्दा ही क्या रहेगा कि भाई हमारे क्षेत्र के गाँव को गोद लिया जाए, हमारे क्षेत्र के गाँव में आपका CSR का पैसा लगे, हमारे क्षेत्र के बेरोजगारों को आप नौकरी दें, और आपको अच्छा वातावरण हम देंगे, उसकी गारंटी मैं दूंगा कि आपके यहाँ कोई यूनियनबाजी नहीं होगी, आपके यहाँ कोई बकवासबाजी नहीं होगी। उसकी जिम्मेवारी ग्रामीणों की तरफ से, युवाओं की तरफ से मैं लूंगा, मैं जा करके बैठूंगा, और उनका पैसा जो शुद्ध पैसा है उनकी कमाई का, वो हम अपने क्षेत्र में लगवाएंगे। मेवात में भी हम काम करेंगे, क्योंकि मेवात में हम जिन लोगों ने आज से पहले किया वो गलत किया, क्योंकि अब भी हम मुस्लिम क्षेत्र में काम नहीं करेंगे। अरे मुस्लिम क्षेत्र में हम काम नहीं करेंगे, हमारा कानून कहता है कि एक आदमी को 10 आदमी गुनहगार छूट जाए चल जाएगा, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। तो हम इस बात को लेकर के वहाँ मुस्लिम भाई रहते हैं, हम काम नहीं करेंगे। अरे हम वहाँ स्कूल बनाएंगे, मुस्लिम भाई भी पढ़ेंगे, हम मुस्लिमों को जाकर के उनको तामील देने का प्रयास करेंगे, उनके स्कूल बनवाएंगे, उन पढ़ोगे तुम, क्योंकि वो पढ़ेगा ना तो वो क्राइम से दूर भागेगा, मुख्य धारा में आएगा, वो क्राइम से दूर भागेगा। आज वो क्राइम कर रहा है, आज वो छीना झपटी कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है कि वो अनपढ़ है। तो हम इस अनपढ़ता की उनकी को भी खत्म कराएंगे, जिससे हमारा भाईचारा भी अच्छा रहे और सुचारू रूप से हमारा तिजारा बड़ा विकसित जगह है, ये और मजबूत ताकत के साथ में उभर के सामने आए। और मैं वादा करता हूं, अगर पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया और लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, तो तिजारा के में जो अब से पहले नहीं हुआ, क्योंकि गली और नाली तो बनती रही है, आगे भी बनती रहेंगी। मैं जो व्यवस्थाएं हैं, जो गलत व्यवस्था परिपाटी चलती आ रही है, जैसे आज भिवाड़ी का हालत देख लीजिए, आप जाते हैं भिवाड़ी में, अगर बादल भी हो जाएं तो पानी भरेंगे, बुरी स्थिति है भिवाड़ी की। सैकड़ों करोड़ रुपए आता है, बजट का आता है, लेकिन कहाँ लगता है, कैसे लगता है, कुछ पता ही नहीं किसी को। तो इन चीज़ों को सबको बड़े देख करके मैं काम करूंगा, क्योंकि मैंने इन चीज़ों को बारीकी से रोड मैप बनाया हुआ है। मैंने एक कहावत है बड़े बुजुर्गों से, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले रामवीर साहबादी जी कहते थे कि जब लोगों में बैठे होते थे, समाज में बैठते थे, तो हुक्का भी भरते थे। उस चीज़ का अपना बड़ा मतलब है। उस ही समाज की चौपाल में, समाज की कचहरी में, समाज में एक चर्चा होती है कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन, और जैसा पिएंगे पानी वैसी बोलेंगे वाणी। ये आपके संस्कार में है। अगर आप जैसे माहौल में रहेंगे, जैसे परिवेश में रहेंगे, उसी तरह के आपके संस्कार होंगे। जिस तरीके से रामवीर जी ने बात कही कि उन्होंने बहुत चीज़ों को नज़दीक से देखा है। समन्वय, जिसमें संस्कार होगा वो समन्वय भी बना सकेगा, जिसमें संस्कार होगा वो संस्कृति की बात करेगा, जिसमें संस्कार होगा वो मानवता और एकता और सभ्यता की बात करेगा। ये तय करना आपके हाथ है, आपके ऊपर है। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किनको अपना नेतृत्व देते हैं और किनको आप इस चीज़ के लायक समझते हैं। ये आपका अपना पक्ष रहेगा। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि नेता कितना भी बड़ा हो, कितना भी दिग्गज हो, 5 साल में उसको आपकी सुध लेनी ही पड़ेगी। और यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। आप बने रहिए A1 इंडिया के साथ। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें। बने रहिए A1 इंडिया के साथ।